यूपी में चुनाव हो रहा है। आप तमाम टीवी चैनलों पर बहुत सारे डिबेट देखते हैं। उसमें नेताओं के डिबेट हैं, कई जानकारों के डिबेट है। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि जो यूनिवर्सिटी में लोग हैं, जो छात्र हैं, युवा हैं और खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं और जो सोशल जस्टिस के पक्षधर हैं, उन लोगों की क्या राय है वो मैं जानने के लिए बीएचयू में आया हूँ। और ये मधुबन इसको कहते हैं। मैं बीएचयू से उतना अवगत नहीं हूँ, इसको मधुबन कहा गया जो मेरी जानकारी है। और यहाँ जो छात्र हैं ये सब के सब बीएचयू से हैं। क्या लग रहा है चुनाव में मोदी जी 3 दिन से कैंप किए हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि उनके तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है? देखिए, ऐसा है कि मुझे जहाँ तक पता है कि लोगों का बिल्कुल रुझान नहीं है और सिर्फ ये तमाशा हो रहा है। बनारस में पूरा कैबिनेट कुंडली मार के बैठा हुआ है और बहन जी आ रही हैं और पूरी कॉन्फिडेंस और पूर्ण विश्वास से मैं कह मतलब सकता आप हूँ बीएसपी के समर्थक हैं? जी बिल्कुल, मैं समर्थक हूँ और मैं ऐसी सरकार चाहता हूँ कि जो कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे काम करती है, सर्वजन के हित की बात करती है। इस सरकार में सभी का सामाजिक आर्थिक हित छुपा तो हुआ है। मोदी जी से एक कोई वजह बताइएगा, एक वजह जिससे आप लोगों को बीजेपी से प्रॉब्लम है। देखिए, ये ऐसी सरकार है जो कि तमाम तरह के जो लोग हैं ऐसी ऐसी नीतियाँ बना रही हैं, जैसे नोटबंदी हो गए और बहुत सारे युवाओं के लिए जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए कुछ इस तरह की नीति बना रही है जिससे कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह में पीछे होते जा रहे हैं, छटने के चांसेस हैं यहाँ पे। और इस तरह की नीति बनाई जो आरक्षण की समीक्षा की बात होती है और तमाम तरह की चीज़ें जिससे कि हमारे युवा वर्ग और उनकी जो अपॉर्चुनिटी है वो कम होती जा रही है। आरक्षण के खिलाफ बहुत सारी बातें हुई हैं। एक तबका रहा है जिसको हम जनरल कैटेगरी में कहते हैं, उन्हीं का मीडिया पर प्रभुत्व था, कम्युनिकेशन स्किल उन्हीं के पास था। आरक्षण के बारे में जब से इम्प्लीमेंट हुआ है और खासकर मंडल कमीशन के बाद से लगातार आरक्षण के खिलाफ लिखा गया है, लगातार आप आरक्षण के खिलाफ बातें सुनते रहे हैं। मैं आज उन लोगों के साथ हूँ, वो कॉलेज में हूँ और उस तबके के लोग हैं जो आरक्षण की वजह से हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में आए हो। तो आरक्षण पर मैं अलग से सवाल करूँगा, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ लोगों से। लेकिन आरक्षण पर भी हम सवाल करेंगे, क्योंकि आरक्षण पर अब तक आप सिर्फ एक पक्ष सुनते आए हैं कि आरक्षण की समीक्षा हो, आरक्षण खत्म हो, आरक्षण 10 साल के लिए था। वो लोग जो आरक्षण की वजह से आ रहे हैं, जिनकी संख्या इस देश में ज़्यादा है, जनगणना हुई नहीं है इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको 85 का आंकड़ा कहा जाता है, जो कांसी राम कहा करते थे, जिसको बहुजन समाज कहते हैं। क्या लग रहा है आपको कि यूपी में चुनाव है, तो आप बनारस से मोदी जी सांसद हैं, 73 सीटें गई थी। कॉलेज में एक बहुत विरोध बढ़ा है मोदी जी का और आरएसएस का, बीजेपी का। कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हुआ है, चाहे रोहित वेमुला का मामला हो, जेएनयू में नजीब का मामला हो। बीएचयू के वाइस चांसलर हैं, पता नहीं आप कंफर्टेबल होंगे कि नहीं, बीएचयू के वाइस चांसलर हैं, वो मोदी जी के रथ यात्रा में शामिल होते हैं, जिसको रोड शो कहते हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आरक्षण को लेकर बातें हो रही है यूनिवर्सिटी में ज़्यादा? बिल्कुल, जहाँ तक हमें लगता है हम देखते भी हैं, जैसे हमारे यहाँ के वाइस चांसलर हैं, वो आरएसएस के पक्के समर्थक हैं। और समर्थक कुछ हो ठीक है, हर कोई किसी का समर्थक होता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, आरक्षण को इम्प्लीमेंट ठीक से हो रहा है बीएचयू में या उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं? अ, आरक्षण इम्प्लीमेंट हो रहा है ना सही से? नहीं, नहीं हो रहा। किस तरह से, किस तरह? यहाँ हॉस्टल अलॉटमेंट में भी बहुत गड़बड़ियाँ की जाती हैं। जैसे हमारे एक फ्रेंड के मतलब अभी अलॉटमेंट सीट में प्रॉब्लम की गई थी। जैसे वो रिज़र्व कैटेगरी के थे, लेकिन उनको उनका रैंक जो था वो जनरल कैटेगरी में था, लेकिन उनको सीट रिज़र्व कैटेगरी में दी गई। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है आरक्षण? बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे तबके के लोगों के लिए एक विकास का मौका मिलता है, ऊपर आने का मौका मिलता है। एक वो रिजर्वेशन ही एक वो चीज़ है जिससे हम आज लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, अपना विरोध हम जता सकते हैं उनके सामने। आप मुझ पर जातिवादी होने का आरोप लगा सकते हैं, आप मुझे आरक्षण का पक्षधर कह सकते हैं, और मैं हूँ, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। जब तक मैं संविधान का पक्षधर हूँ तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसका भी पक्षधर हूँ। मुझे लगता है कि आरक्षण पर बात होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि बीएचयू में आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ठीक से? बिल्कुल नहीं सर, जो है यहाँ पे जहाँ भी उनको मौका मिल रहा है वो हमेशा उसको बायकाट करने की कोशिश की जा रही है। जो है जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो हर एक अपनी कोई भी बात किसी भी चीज़ से वो चूकते नहीं है। जो है जैसे किसी के अगर फंडामेंटल राइट्स से लेकर उनके जो उसका खुद एक मौलिक जो अधिकार है, अभी बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी एमफिल और पीएचडी में दाखिला के लेकर कुछ शर्तें आई हैं। वाइवा को लेकर आंदोलन चल रहा था देश भर में, जेएनयू में भी चल रहा था।
आप लोगों को क्या लगता है, वो दिल्ली में लगातार आरोप लगते रहे कि वाइवा में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चों के साथ भेदभाव होता है, ये आप लोग इसके बीएचयू की क्या हालत है? सर ये देखिए पूरी तरीके से गलत है जो है इंटरव्यू, क्योंकि हमारे यहाँ हम बार बार कहा जाता है लड़का कोई भी रिटर्न आपका आईएएस से पीसीएस लेकर कोई भी रिटर्न एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर लिया जाता है, लेकिन जहाँ इंटरव्यू की बात आती है वो पर्सनल उनका जो ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा है जो है वो उनकी सामने झलकती है जो है। आपको भी लगता है कि इंटरव्यू में अभी भी भेदभाव हो रहा है? ये से इंटरव्यू तो एक बहुत बड़ा, जैसे कि हमारे तबके के लोगों को ऊपर उठने का पहले मौका नहीं मिलता है, हम पहले ही से दबे कुचले हैं, और फिर उसके बाद इंटरव्यू एक ऐसा होता है कि कई सारे लोग बैठ के लेते तो हमें उतना बोलने का मौका पहले मिलता नहीं है। तो आप लोग जो पार्टी का चयन कर रहे हैं वो इस आधार पे कर रहे हैं कि कोई पार्टी जो आरक्षण के पक्ष में बात करेगी आप लोग उसको वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरा उसका समर्थन कर रहे हैं। कौन पार्टी लग रहा है जो एकदम आरक्षण से पूर्ण, क्योंकि देखिए अखिलेश जी की सरकार थी, यहाँ त्रिस्तरीय आरक्षण खत्म हुआ, पूरे 5 साल में उन्होंने आरक्षण की बात नहीं की। झारखंड में आरक्षण को लेकर हो रहा है, बहुत सारे सरकारें सोशल जस्टिस के नाम पर चली है, लेकिन वो आरक्षण जिस तरह से होना चाहिए था, अभी एक नई कोशिश हुई जुडिशियरी में आरक्षण का प्रावधान हुआ है बिहार में, तो क्या आप लोग आरक्षण आप लोग के लिए कितना बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि मतलब कौन सी पार्टी ऐसी है जो हमारे मतलब इन हितों को मतलब आगे को प्रिजर्व करने की बात करती है। जैसा कि देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस सामाजिक समरसता की बात की थी, जिस सोशल इक्वलिटी की बात की थी, और माननीय और कांसी राम ने जैसा राजनीतिक रूप से हमें मजबूत करने का प्रयास किया है, बहन कुमारी मायावती जी ने इस चीज़ को एकदम पूरी तरह से आगे लाया है। हम दलित व्यक्तियों को राजनीतिक रूप से अनाथ होने से उन्होंने बचाया है। आज हमारी कहीं बात कोई भी मुद्दा उठता है, हैदराबाद से लेकर कहीं भी कोई मुद्दा उठता है, तो बहन कुमारी मायावती जी राज्यसभा सांसद एज ए सांसद इस मुद्दे को उठाती हैं और पूरे डंके की चोट पे कहती हैं कि हमारे लोगों को, हमारे दलित भाइयों की मतलब उनके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है। और आप सर अभी पूछ रहे थे, 1 मिनट सर, अभी आप पूछ रहे थे कि मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कि आरक्षण की क्या मतलब प्रावधान, क्या व्यवस्था यहाँ पर है। बता दूँ आपको, इस समय भी कुछ 8-10 दिन पहले ही PhD के स्कॉलर्स का मतलब एडमिशन हो रहा था, वहाँ पर रिटन इंटरव्यू वगैरह जैसे था, तो काफ़ी हमारे दोस्त थे, काफ़ी बच्चे थे, भैया लोग गए थे, तो इंटरव्यू की बात हुई थी, तो रिटन उनका अच्छा जाता है, इंटरव्यू उनको मार्क्स कम कर दिया जाता है, और इन सब के बावजूद एडमिशन उनका होने की जब बात आती है तो रिजर्व कैटेगरी के होते हुए भी उनको मतलब जब वो जनरल कैटेगरी में जाते हैं तो उनको एडमिशन मिलता नहीं। अच्छा महीने साल भर वो रिट पिटीशन फाइल करते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसके बाद इनको एडमिशन दिया जाता है। तो इसका क्या मतलब? तो ये आरक्षण को लेकर लगातार विवाद रहा है कि जो आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों को, आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है, और क्या आरक्षण की वजह से ही आप किसी पार्टी विशेष को समर्थन करते हैं? नहीं सर, आरक्षण से मुद्दा को नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी जो बात सुनेगा, जो पार्टी मेरी बात सुनेगी और मेरी बात को रखेगी, ये मेन मुद्दा हो सकता है, बड़ा मुद्दा यही हो सकता है। आप लोग बीएचयू में हैं, बहुत देश भर के छात्र आते हैं यहाँ, कोई वो ऐसे भी दोस्त होते होंगे आपके जो आरक्षण कैटेगरी में नहीं आते? हमारे देश में 4 कैटेगरी है, हज़ारों जातियाँ आती हैं, उसको 4 कैटेगराइज कर दिया गया है। जनरल कैटेगरी के छात्रों का सोशल जस्टिस के प्रति समझ बढ़ी है क्या? वो लोग आपको कोई ऐसा निकलता है जो कहता है कि नहीं ये सोशल जस्टिस की चीज़ें हैं? क्योंकि मंडल कमीशन बीपी सिंह ने लागू किया था, यूनिवर्सिटीज़ में आरक्षण अर्जुन सिंह ने दिया, राजनीतिक लाभ नफ़ा नुकसान हो अलग बात है, लेकिन वो लोग जनरल कैटेगरी से थे। ऐसे नए छात्र जो आ रहे हैं उनमें कुछ उम्मीदें दिख रही है जो सोशल जस्टिस के पक्ष में बात करें? जी हाँ, अभी जैसे कि हमारे एक मित्र हैं जनरल के हैं, उनका कहना यह था कि आरक्षण जो था केवल 10 साल के लिए था, वो भी इक्वलिटी के लिए था, जो कि सामाजिक आर्थिक राजनैतिक रूप से जो दबे कुचले लोग हैं। ये कहाँ लिखा है कि 10 साल के लिए? ये संविधान के अंतर्गत था, प्रावधान। वो सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन था संसद के लिए। जी आप लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। नहीं सर, वो सही है, पॉलिटिकल के लिए था, लेकिन वो जैसे ये था कि जैसे सोशल और आर्थिक रूप से अगर हम फैक्चुअल गलती मत किया कीजिए, जो बात है उसी को रखिए। जी, तो अगर हम इक्वल हो जाएंगे तो ये फिर आगे के लिए वो होगा। तो ये हमारे जो जनरल के लोग हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि नहीं, आरक्षण होना चाहिए, ताकि जो पिछड़े लोग हैं वो अधिक से अधिक आएँ और अपना इसका फ़ायदा लेकर के अपना जो सोशल स्टेटस है। और मैं पत्रकार हूँ, उस नाते एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपको लगता हो कि मैं आरक्षण की बात क्यों करता हूँ? वो इसलिए करता हूँ कि जिस तरह से इस देश में जातीय भेदभाव हर जगह रहा है, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, नौकरी हो, उसी तरह से एक बड़ा भेदभाव मीडिया सेक्टर में है। और वो तमाम पत्रकार जो बहुजन समाज से नहीं आते हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो आरक्षण को एक भूत समझते हैं, उस पर बात करना तो दूर, उस मुद्दे को कभी पूछते भी नहीं है कि आप आरक्षण के खिलाफ बात होगी तो एक बड़ा जनमत संग्रह तैयार कर दिया जाता है। लेकिन मैं उन छात्रों को टटोल रहा हूँ जो बहुजन समाज से है, जो आरक्षण की वजह से हो सकता है बीएचयू में आए हों,
उनकी क्या राय है और उनकी क्या समझ है, और क्या आरक्षण की वजह से आपके देश में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है। और मुझे लगता है कि वो आरक्षण की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है वो आपके देश को मजबूत करेगा, क्योंकि देश का जो बहुजन समाज है, जो ज़्यादातर संख्या वाले लोग हैं, वो जब तक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक आपका देश मजबूत नहीं बन सकता है। कोई ऐसा देश मजबूत नहीं बनेगा जिसकी आधी से ज़्यादा आबादी पिछड़ा हो, गरीब हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, वो देश एक मुकम्मल देश नहीं बन सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे बहस को आप सुनिए, समझिए और फिर तय कीजिए कि वो तबका जिसकी पहली नस्लें कॉलेज आ रही है, यूनिवर्सिटी आ रही है, जिनको जाति की वजह से, पढ़ाई से, बिजनेस से, ज़मीन नहीं है उनके पास। दलित समाज की सबसे बड़ी व्यथा है कि उनके पास बिजनेस नहीं है, ज़मीन नहीं है, परिसंपत्ति नहीं है, कोई विरासत में उन्हें कुछ नहीं मिला। एक आरक्षण है और उसमें भी उनको अपने ही इतनी संख्या इस देश में, इतनी नौकरियां कम है कि उसमें भी उनको कंप्लीट करना है, उनको फाइट करना है। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ आरक्षण की वजह से वो तबका आगे आ रहा है तो आप एक बार फिर से आरक्षण को पढ़िए, क्योंकि वो तबका जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि वो कम से कम कॉलेज जा सके। तो आरक्षण के सिर्फ इस पहलू पर आप मत जाइए कि नौकरी नहीं है। आरक्षण एक भागीदारी है, आपके देश को मजबूत करने का एक टूल है और अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे पूरी दुनिया में तरह तरह के प्रावधान किए गए हैं। क्या लग रहा है कि आरक्षण को लेकर अब बहस आप लोग कर लेते हैं या अभी भी आप लोग को चुप रह जाना पड़ता है जब जो आरक्षण विरोध वाले लोग हैं जब वो बात करते हैं? नहीं सर, बात आरक्षण से चुप रहने की नहीं, आरक्षण ही तो हमारा अधिकार है। बात आपने की थी मंडल कमिश्नर जब 1990 में लागू हुआ था, तो उसमें सबसे बड़ा विरोध, जैसे आपने कहा सोशल जस्टिस को लेकर, ये जो जनरल के भाई लोग हैं आपका साथ देते हैं कि नहीं और पक्ष में रहते हैं कि नहीं, तो वो तो कतई हो ही नहीं सकते। तो क्या लग रहा है आप लोग इस देश में इतनी आबादी है SC ST OBC माइनॉरिटी की, आप लोग सरकार ही नहीं बना पाते हैं अपना? हाँ, मैं बोलना 15% वाले लोग जो हैं वो कैबिनेट से लेकर तमाम जगह पे बैठे हैं। पहली बात, आरक्षण को लेकर के स्पष्ट नज़रिया हमारा हो जाना चाहिए कि ये जो आरक्षण, ये कोई गरीबी निवारण का कोई कार्यक्रम नहीं है और ये भूख मिटाने का कोई ज़रिया नहीं है। ये भारत के समस्त संसाधनों में भारतीय समाज के सभी समूहों के वर्गों को, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व स्थापित करने वाला यह एक माध्यम है। दूसरी बात कि ये जो आरक्षण मिलता है भारत में वर्तमान में जो दिख रहा है वह ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, सरकारी सेक्टर में है, और उसमें पूरा अगर उसका हिस्सा निकाला जाए तो 5%, 95% चला गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। देखिए इसको आप भाषण मत समझिए। वो तबका जो आरक्षण की वजह से यूनिवर्सिटी में आया, जो पढ़ने लिखने लगा है, कहा जाता है कि भेदभाव आपको तभी समझ में आता है जब आप एजुकेट होते हैं। तो आरक्षण के खिलाफ आपने अब तक सारी बातें सुनी हैं। आरक्षण के पक्ष में अब बात करने के लिए इसी तरह से सधी आवाज़ में, डेटा के साथ, फैक्ट के साथ वो तबका आगे आ रहा है, उसको भी समझिए। BHU की कुछ घटनाएं हम आपके साथ रखना, BHU के लंबा मत बोलिए। आरक्षण BHU हर जगह यही घटना है, पूरे देश में एट्रोसिटी के मामले। देखिए, आरक्षण का जो बात है, जो लोग कहते हैं कि SC ST OBC वाले आरक्षण लिए हैं, तो ये कोई मतलब नहीं है। वो सदियों से लेते आ रहे हैं। अब उनको जैसे हम लोग 15% उसमें से ले रहे हैं तो उनको दुख हो रहा है। पहले जो हमारा समाज था वो कभी पढ़ने नहीं जाता था और पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं जानता था और स्कूल जाने से डरता था। जैसे जाता नहीं था या जाने नहीं दिया जाता था? जाने भी नहीं दिया जाता था, उसको कुछ मालूम ही नहीं था। उनको घर में एक बात बताइए, आप लोग इस बात को कैसे काउंटर करेंगे कि आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं हो? हाँ, मैं बताऊँगा। बताइए सर, आरक्षण आर्थिक आधार पे नहीं है। नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि आरक्षण हो लेकिन आर्थिक आधार पे हो, तो उसके लिए आप क्या कह रहे हैं? सर, चूँकि आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं होगा, चूँकि बहुत सारे IAS PCS ऐसे भी हैं जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उनको एक क्लास की जॉब है, उनके पास आर्थिक रूप से मजबूत हैं, फिर भी सामाजिक रूप से वो कमज़ोर हैं, उनका स्टेटस डाउन हो गया। तो इसलिए आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता। सामाजिक आरक्षण सर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है। हाँ, ये तो उधर वाले लोग करते हैं यार, माइक छीनते हैं। हाँ, भैया आरक्षण सर, आरक्षण सामाजिक आधार पर दिया गया है, उसका लेवल आर्थिक नहीं हो सकता। क्या है आरक्षण का जो मूल वो है, आरक्षण जो बेस्ड है, किस आधार पे आरक्षण तय किया गया था? सर, आरक्षण का बेस जो था सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है कि अपने लोगों की, जो दलित वर्ग है, शुरू से 5000 साल से जो है कि दबा कुचला वर्ग, जो आज तक अभी भी दबा हुआ है। वो एक छोटा सा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है कि अपना एक संविधान में छोटी सी बातें लिख दी कि अरे ये सब बात जानते हैं आप लोग, फैक्ट पर बात कीजिए। बहुत आप लोग लंबा खींचते हैं। मैं कह रहा हूँ कि
आरक्षण का बेस जो था वो अनटचेबिलिटी है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, तो क्या लग रहा है वो दूर हुआ है? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। बीजेपी से क्या खतरा लगता है आरक्षण को? देखिए, बीजेपी से सबसे बड़ा खतरा ये है कि पूरा देश जानता है कि बीजेपी आरएसएस का समर्थन है, पूरा देश जानता है। मोदी जी आए थे, आरएसएस तो दुनिया की सबसे बड़ी संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है भाई। मोदी जी आए, मोदी जी कहे कि आरक्षण हम नहीं हटने देंगे। मोदी जी खुद ओबीसी में आते हैं, वो क्यों हटाएंगे आरक्षण? महाराष्ट्र में उन्होंने आरक्षण हटा दिया, उन्होंने जातिवाद सबसे ज़्यादा फैला दिया है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद कहे कि सभी गरीबों को, सबको हम जो है जन धन की योजना के तहत सबको हम पैसा डालेंगे, सब लोग अकाउंट खुलवाए। वो बोल चुके हैं कि वो जुमला था। चलिए, वो मोदी जी का अमित शाह बोल दिया जुमला है, उस पर क्या बात करना है? आपको क्या लग रहा है, आरक्षण इंप्लीमेंट हो रहा है बीएचयू जैसे संस्थानों में? बिल्कुल नहीं। बीएचयू जैसे संस्थानों में आरक्षण हर जगह, हर एक स्टेज पे किसी भी स्टूडेंट को या एम्प्लॉयमेंट की बात हो, हर जगह रोका जाता है। आरक्षण यहाँ पे एकदम लागू नहीं किया जाता है। आज भी देख लीजिए, प्रोफेसर्स काउंट कर लीजिए, फैकल्टी मेंबर काउंट कर लीजिए, एकदम इक्का दुक्का मिल जाएंगे कैटेगरी के, बाकी सारे वही भरे हुए हैं जो सवर्ण लोग हैं, जिनकी। अब क्या लग रहा है, राजनीतिक विकल्प है? कोई विकल्प दिख रहा है कि राजनीतिक, जो कांसीराम कहते थे कि सत्ता सब तालों की चाबी है, तो बहुजन समाज क्या, जो आपके नेता थे, उनसे खुश हैं? क्या उन्होंने सही ढंग से काम किया या और कुछ सुधार की उम्मीदें दिखती है? देखिए, वर्तमान में बहन जी की जो सरकार है, वहाँ पे देखिए हमारे हितों का बहुत ही ध्यान रखा गया है। उन्होंने जब 95 में पहली बार सरकार बनाई, तो गरीबों को, जिनके पास खुद का अस्तित्व नहीं था, पहली बार जमीन का टुकड़ा देने की। एक छोटा सवाल और है, मूर्ति को लेकर पिछली सरकार थी मायावती की, मूर्तियों को लेकर बहुत आलोचना हुई उनकी। क्या लग रहा है कि वो आप लोग के लिए अस्मिता का एक प्रतीक है? जी बिल्कुल 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 है। देखिए, पहले भी हमारे दोस्तों ने यहाँ, सब लोग ने जाना कि पहले भी शाहजहाँ भी बनाए, सब लोग बनाए, उस पर कोई सवाल नहीं उठा पूरे देश में। एक और, मैं डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, आरक्षण की जब बात करते हैं, तो महिलाएं हमेशा अभी भी अपने देश में सबसे ज़्यादा शोषित और वंचित कोई है, दलितों से भी बुरी स्थिति है तो वो महिलाओं की है। यहाँ भी उनकी संख्या बहुत कम है। क्या लग रहा है, महिला आरक्षण की बात हो रही है, उसमें जो लोग महिला आरक्षण के खिलाफ है वो कहते हैं कि आरक्षण में भी बहुजन लोगों के लिए आरक्षण, SC ST OBC के लिए अलग से प्रावधान हो, तो आप लोग की क्या राय है उस पर? बिल्कुल, महिलाओं के लिए आरक्षण होना ही चाहिए। जैसा अंबेडकर साहब भी कहते हैं कि किसी भी समाज की, आप समाज का जो विकास है, आप सिर्फ उस चीज़ से तय कर सकते हैं कि महिलाओं का कितना विकास हुआ है। तो इसलिए किसी भी समाज में महिलाओं को आरक्षण देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ की महिलाएं अभी इतनी पीछे हैं, जहाँ की अभी हम यहाँ खुद ही देख लीजिए, हम सिर्फ 2 लोग हैं और लड़कों की संख्या आप देख सकते हैं। तो इसलिए तो उसकी और भी वजह हैं। मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप बेटियों को गर्भ में मार भी देते हैं। सर, गर्भ पे मार देते हैं, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया अपने आप में ही। लेकिन जहाँ तक लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, अगर हम हॉस्टल की यहाँ की बात करें तो 8 बजे के बाद हॉस्टल बंद कर दिया जाता है। फिर अगर मैं खुद घर में रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा कहते तुम 6 बजे से पहले घर आ जाओ। तो ये एक बहुत मानसिकता बन गई है मेरे मम्मी पापा, या किसी के भी फादर मदर है, कि मतलब लड़कियां अगर बाहर जाएंगी। एक लोग कह रहे हैं कि आपने कहा 6 बजे आ जाओ, वो एक माँ बाप की अपनी चिंता होती होगी, उनकी एक वजह है, आपका समाज अभी बहुत लिबरल नहीं हुआ है। मायावती को लेकर कहा जाता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहती है, इससे कितना आप सहमत हैं? हाँ, जैसे कि वो आती, जब उनकी सरकार बनती है तो वो सभी को एक तरह से समान अवसर प्रदान करती हैं। और जहाँ तक बाकी अगर अखिलेश जी की बात करें तो वो नौकरियों में भी यादव को भरते हैं। और अगर बीजेपी की बात करें, आरएसएस, वो ऐसे मधुबन एक ऐसा एरिया है जहाँ लड़के लड़कियाँ आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, वो उन लोगों को मार मार के भगाते। 14 अगर मतलब आप लोग एंटी रोमियो जो बनने वाला है स्क्वाड, उसके खिलाफ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो एंटी रोमियो स्क्वाड है, ये बीजेपी का एजेंडा है यूपी में? नहीं, हमको ये एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में कुछ नहीं कहना। मेरा कहना बस यही है कि आप महिलाओं को आरक्षण जरूर दीजिए। तो महिलाओं को आरक्षण मिले, उसमें बहुजन महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान हो, इसके पक्ष में या इसके खिलाफ? इसके पक्ष में। तो देखिए, ये जो है वो आरक्षण को लेकर जो बहस हो रही है, ये बहुत ज़रूरी बहस है। अब तक आप एक तरह की बातें सुनने की आदी थे, आरक्षण के खिलाफ बहुत सारी बातें होती है। हर घर में आप जाइए, जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो आरक्षण के खिलाफ बात करेंगे, उनको इस तरह से सिखाया जाता है। लेकिन वो तबका जो आरक्षण जिनके लिए बना था, वो आज भी वहीं है। उसकी पहली नस्लें स्कूल कॉलेज आ रही है और जिस तरह से लगातार
कॉन्वेंट स्कूल का प्रावधान आया, सरकारी स्कूल है, सरकारी यूनिवर्सिटी ख़राब हो रहे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उससे एक बार फिर वही स्थिति हो गई है। क्योंकि आरक्षण उन्हीं को मिल रहा है जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी पिछड़े थे, और वो अब इस लायक अभी भी वो नहीं हुए हैं कि वो अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी की पढ़ाई सब जगह होती है, कॉन्वेंट स्कूल में भेज सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस देश में कि जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, आप देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है इस देश में। आप अगर अमीर हैं तो आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में पढ़ाते हैं, और जैसे ही आपका बच्चा 10+2 करता है, आप IIT, IIM जो बेहतरीन संस्थान है आपके देश में, BHU, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे सरकारी संस्थान हैं। अभी इस देश में बहुत कम ऐसा तबका हुआ है जो अपने बच्चे को अमेठी में पढ़ा सके, जो प्राइवेट संस्थान है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे संस्थान बचे। और आरक्षण पर जो बहस है, इसी से आपका देश मजबूत होगा, क्योंकि इसी से आपके देश के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिलेगा, समानता का अधिकार मिलेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये बहस हो और इस बहस को आप समझें, और जो एक तरह की बातें आप सोचते आ रहे हैं उसके उलट आप सोचें। और अब एक वो भी समय आ गया है कि आरक्षण के पक्ष में भी बोलने वाले एक बड़ा जमात खड़ा हो रहा है। बहुत सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे वो JNU में बहुत सारे छात्र हैं जो सोशल जस्टिस को समझ रहे हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो देश में बढ़ेगा, लेकिन इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक मजबूत देश बनेगा, क्योंकि उस देश का हर नागरिक सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तभी भारत मजबूत होगा। इसलिए आप दोनों पक्ष को देखिए, तब आपको लगेगा कि जिनके पास न ज़मीन थी न है, जिनके पास न व्यापार करने का अधिकार था और न वो आज तक व्यापारी बन पाए, जिनके पास न तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से न उनको स्कूल जाने का अधिकार था, उनके पास सिर्फ एक ही औजार है, उनके पास एक ही माध्यम है कि वो सरकारी स्कूलों से किसी तरह निकलते हुए BHU, JNU जैसे संस्थानों में आए, हायर एजुकेशन में आए और आपके देश को मजबूत करे, और वो खुद भी अपना पक्ष जो है मजबूत करे, और वो खुद बेहतर ज़िंदगी के लायक बन सके। तो ये ज़रूरी है कि आरक्षण को और मजबूत किया जाए, और जो संवैधानिक अधिकार है कम से कम उसका आप सम्मान कीजिए। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, BHU, वाराणसी।